नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो किसान 90.4 FM पर। फिलहाल आप लोग सोच रहे होंगे कि रोजाना कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस की जगह आज हम लोग किस बारे में बातचीत करने वाले हैं। जी, हमने आपको बताया था कि हम लोग गेस्ट को लाने वाले हैं और वो भी कोई आम इंसान नहीं। आप लोगों ने जाना ही होगा और सुना तो अक्सर होगा ही कि इस धरती पे भगवान आ नहीं सकते थे, जिसके कारण हम लोग पहले माँ बनाया और दूसरे शख्स को बनाया, वो है डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर्स हमारे लिए दुआ और दवा दोनों का काम करते हैं। अगर डॉक्टर्स ना हो या फिर अगर डॉक्टर्स हमें गाइडलाइन ना करें हमारे स्वास्थ्य को लेकर, हमारे हेल्थ को लेकर, तो ना जाने कितने ही लोग हैं जिनको अपने शरीर के बारे में भी सही तरीके की जानकारी नहीं हो पाई। तो बिल्कुल इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बुलाया है, इन्वाइट किया और सर ने अपना कीमती वक्त देकर हमारे रेडियो स्टेशन पे विजिट किया है। तो बहुत बहुत स्वागत करिए माननीय महोदय CMO सर का। हेलो सर, नमस्कार आप सभी को और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। हमारे श्रोताओं की तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, मैं थोड़ा सा परिचय अपना दे दूँ। मैं डॉक्टर RS दुबे, CMO बस्ती। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, पहले तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज हीट वेव के बारे में बात करने वाले हैं, यानी लू के बारे में। जैसे हम लोग आमतौर की भाषा में अमूमन देखते हैं कि घर में लोग कहते हैं बाहर मत जाओ वरना लू लग जाएगी। सर, लू किस प्रकार होता है, लू एक्चुअली होता क्या है, पहले तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताने में थोड़ा हेल्प करें। शरीर को कंट्रोल रखने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता तो बहुत होती है, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर होना भी शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जैसे कहते हैं गर्मियों में पेड़ भी सूख जाते हैं, तो इस गर्मी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान के शरीर का क्या हो सकता है। जी सर। तो जब गर्म हवाएं चलना शुरू होती हैं या वातावरण का टेम्परेचर ही एक एक्सपेक्टेड लेवल से ज़्यादा होने लगता है तो शरीर अति गर्म हो जाती है। वैसे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन शरीर फिर भी बाहर की गर्मी 40, 41, 42 तक तो टॉलरेट कर लेती है। लेकिन जब टेम्परेचर 45, 46, 47 जाने लगता है तो शरीर की सारी क्षमता खत्म होने लगती है। शरीर का बैलेंस बनाने के लिए शरीर में पानी की अत्यधिक आवश्यकता रहती है और ये पसीने के माध्यम से बाहर निकलता है और शरीर को ठंडा करता जाता है। लेकिन कब तक करेगा? अगर लगातार इंसान धूप में ही है, लगातार गर्मी के थपेड़े में ही है, तो शरीर का पानी कब तक शरीर को बचा पाएगा? बिल्कुल सर। तो एक लिमिट के बाद शरीर का पानी एग्जॉस्ट हो जाता है और शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और जैसे ही शरीर का टेम्परेचर 41-42 के ऊपर जाने लगता है तो शरीर की स्थिति खराब हो जाती है। तो उस खराबी में हर तरह के परिवर्तन शरीर में आने लगते हैं। सबसे पहले तो शरीर अत्यधिक गर्म होगी, उसके बाद फिर बीपी शूटअप करेगा, फिर बीपी डाउन होने की स्थिति में जाने लगेगा। फिर इसके बाद शरीर सूखने लगेगी, ड्राइनेस आने लगेगी, प्यास तेज लगेगी, प्यास बढ़ते बढ़ते मुंह सूखने लगेगा, आँख सूखने लगेगी, कहीं से भी पानी का लक्षण नहीं दिखने लगेगा। तब शरीर का कंट्रोल गायब होने लगता है। उस कंट्रोल की स्थिति में चक्कर आने लगेगा, बेहोशी सी आने लगेगी, मूर्छा आने लगेगी, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, हाथ पैर में क्रैम्प आने लगेंगे, मसल्स ऐंठने लगेंगी, धड़कन बढ़ जाएगी, घबराहट होने लगेगी और शरीर इतना गर्म हो जाएगा कि एकदम जिसको कहते हैं आदमी विक्षिप्त सा होने लगता है। ये परिस्थिति जब होती है तो इसको कहते हैं लू लग गया। जी। तो लू है क्या? ये जब गर्म हवाएं चलने लगती हैं तो जैसे थोड़ी हवा अपने शरीर में लगी, इसके बाद वो हट गई, लेकिन जब लगातार गर्म हवा आएगी तो आपका पसीना इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा कि वो सारी हवा को ठंडा करके शरीर को ठंडा कर पाए। जी। तो यही गर्म हवाएं हैं, ये लू हैं। और सीधा बिना हवा के साथ जो टेम्परेचर लगता है वो गर्मी है। जी, अभी आपने जाना कि लू और गर्मी में क्या अंतर होता है, इसी के साथ साथ हमको लक्षण भी बताते हुए चले। सर, जैसे किसी को लू हो जाती है उसके बाद उन्हें क्या चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, नहीं खानी पीनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे उनको लू लगा है तो उससे अब हील होने में मदद करे? इसके पहले हम दो चीज़ें जानना चाहेंगे। पहली बात तो लू लगने न पावे। जी। तो लू लगने न पावे इसके लिए हमको करना है कि गर्म जैसे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, जैसे 12 बजे के 11 बजे के बाद धूप में ना निकलें और शाम को 4 बजे तक धूप में ना निकलें, छाए में रहें। अगर इसमें किसी परिस्थिति में बाहर निकलना भी पड़े
तो प्रयास ये करें शरीर पूरा का पूरा ढका हो, जी जिससे अंदर से जो पसीना निकले वो उड़ने न पावे, जी उस कपड़े के अंदर रह जाए, जिससे वो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। तो इसके लिए पूरी बाह के कपड़े पहने, मुंह भी ढक के रखें, चश्मा भी पहने, ऊपर टोपी पहने या पगड़ी बांधें या कैप लगाएं, और हर तरह से ऊपर से नीचे तक कपड़ों के अंदर ढक लें, और कपड़ा भी ऐसा हो जो रिफ्लेक्टिव टाइप का हो, जो कि धूप को कम एब्जॉर्ब करे। जी तो सफ़ेद कपड़े ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं धूप को ना एब्जॉर्ब करने में, वो धूप को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, धूप को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये तो लू से बचाव है। लेकिन अगर लू लग गई, जी सर, मतलब कि ये सारी परिस्थितियां होने लगी, शरीर में ऐंठन होने लगी, क्रैम्प होने लगा, बेचैनी सी होने लगी, घबराहट हो रही है, शरीर एकदम जलने लगा, तो समझ लें कि लू लग गई। जी सर, तब उसके लिए होता क्या है, उसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है यस सर, और सोडियम लॉस हो जाता है। जी तो इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और शरीर में पानी रुके इस बात के लिए पानी में अगर थोड़ा सा नमक मिला लें और थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ दें, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है पानी को शरीर में रिटेन करने के लिए। जी सर, इन दोनों से हम शरीर को के टेम्परेचर को बढ़ने से रोक सकते हैं। और जैसे जैसे पसीना होता जाता उतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अगर पानी पीने की क्षमता बनी हुई, इसका मतलब शरीर इंटैक्ट है। जी बिल्कुल, और जब पानी पीने की क्षमता हट जाती है, तब समझिए कि अब शरीर कंट्रोल गायब हो रहा है, और वो एक्सट्रीम कंडीशन होती है लू लगने की। तो एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। इसके अलावा शरीर को ठंडा रखने के लिए ठंडे कोल्ड रूम की व्यवस्था की, अस्पतालों में कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है। जी या अस्पताल नहीं पहुंच पाए तो घर में ही, या जिसके पास पहुंचे वो घर का जो सबसे ठंडा पोर्शन हो उसमें ले जाकर बैठाएं। हो सके तो एसी या कूलर जहां भी संभव हो, जल्दी से जल्दी उसको ठंडा करने की कोशिश करें। यहाँ तक कि इतने कम समय में कोल्ड आइस पैक्स जो होते हैं वो शरीर पे मालिश करें, जिससे कि शरीर की गर्मी को, शरीर की हीट को जल्दी से हटा करके शरीर को नॉर्मल टेम्परेचर पर ला सके। इसी के साथ साथ जैसे कहते हैं ना कि अल्ट्रासाउंड है तो बिना एसी के नहीं चल पाता, या जैसे एमआरआई मशीन है बिना एसी की नहीं हो पाती, उसी तरह से शरीर भी एक होम्योस्टैटिक स्टेज पे ही काम कर पाता है। जी सर, जो ब्रेन टिश्यू हैं, जो हार्ट टिश्यू हैं, जो लंग टिश्यू हैं, ये जब एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो इनका कंट्रोल गड़बड़ हो जाता है, बिल्कुल, और इस कंट्रोल के गड़बड़ होने से ही सारी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की है। सर लू क्या एज वर्ग देख के लोगों को लगती है कि मतलब जैसे बच्चे या बुजुर्ग लोग उन्हीं को ज़्यादा लू लगेगी, ऐसा भी कुछ होता है? ये लू ये बॉडी मास के प्रोपोर्शनेट तो जरूरी ही होती है। जी जैसे जिसके शरीर में जितना ज़्यादा रिजर्व होगा उतना देर में उसको लू लगेगी, जी जिसके शरीर में रिजर्व कम होगा उसको जल्दी लगेगी। जैसे छोटा बच्चा है उसको लू जल्दी लगेगी, और उसकी स्किन भी पतली होती जी है। सर। और जैसे बूढ़ा आदमी है तो उसके शरीर में भी रिजर्व कम होता है तो उसको भी लू जल्दी लगेगी। जो हमारे हेल्दी लोग हैं जैसे 15 से 45 वाले, जी सर, ये काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं, इनको देर में प्रभावित करती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप धूप में जाएं और बेतुकी मतलब से घूमें। अगर आप किसी आवश्यक कार्य से जा रहे हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, जैसे कि सर ने बताया। लेकिन अगर आप लगता है कि काम बाद में हो सकता है, सर एक समय क्या होगा जब हम कह सकते हैं कि लोग शाम को इस समय के बाद अपने अपने घरों से बाहर जा सकते हैं? हाँ, जो उचित समय इस समय टेम्परेचर देखने में लग रहा है, जी शाम को 4 बजे के बाद जी और सुबह 11 बजे से पहले, ये उचित समय है जब इतना टेम्परेचर नहीं होता और आदमी अपना काम कर सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि सुबह आप 11 बजे से पहले अपने ऑफिस के लिए निकलिए, या आप कोई भी ज़रूरी काम करना हो तो कोशिश करिए निपटा लें, और दोपहर में करीब 1 से 4 बजे तक अपने घर में रहें या फिर कोल्ड एरियाज में रहना ज़्यादा प्रेफर करें बजाय बाहर कहीं जाने के। सर अब हम आपसे ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि लू जो होता है उसके दौरान क्या चीज़ें, जैसे कुछ लोग कहते हैं गन्ने का रस पीजिए या फिर आम की पन्नी पीजिए जिससे आपको हील हो गया, आपको लू नहीं लगेगी अगर आप धूप में बाहर जाते हैं। मोटा मोटा ये समझिए कि सुबह बहुत प्यास लगी हो, जी खूब धूप से आप आए, पानी पीते जाइए, प्यास नहीं मरती। जी इसका क्या कारण है? सर कारण ये है कि पानी सीधे शरीर में रिटेन नहीं हो पाता है, इसके लिए साल्ट की ज़रूरत होती है। ये खाना के साथ आप पानी पीजिए, आपकी प्यास मर जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन आप केवल पानी पीजिए और खाना ना खाइए या उसके साथ कोई मटेरियल मत लीजिए तो प्यास मरती नहीं है। तो यही रीजन है कि जो कहा जाता है गन्ने का रस, उसमें भी विस्कस चीज़ें होती हैं, उसमें भी ग्लूकोज होता है, उसमें भी साल्ट होता है। और इसी तरह से आम का पन्ना है,
प्याज का जूस है, जी। जितने भी ऐसे मटेरियल्स हैं जो हमको लिक्विड हमको पानी दे सकते हैं, जी सर। वाटर दे सकते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप थोड़ा सा आपका समय और देंगे। और जैसे किसी को अब लू लग गई है, अभी जैसे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, तो सरकारी अस्पताल में क्या व्यवस्था है उनके लिए? सरकारी अस्पताल में भी इस समय काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हमारे ज़िले में 14 CSC और 38 PSC। जी सर। इसके अलावा हेल्थ वेलनेस सेंटर और सब सेंटर्स भी हैं। जी सर। तो हर जगह पे कम से कम जो सबसे छोटे सेंटर हैं वहाँ भी ठंडा पानी पीने की व्यवस्था तो है, जी। लेकिन CSC और PSC हर जगह है। जी। वहाँ पर कोल्ड रूम बने हैं। कोल्ड रूम में हर तरह की व्यवस्था है लू लगे हुए आदमी के इलाज के लिए। जी सर। और वहाँ दवाइयाँ भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, मशीनें भी हैं, इक्विपमेंट भी हैं, और जो इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाएंगे उनके ट्रीटमेंट के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। अब थोड़ा सा और हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सर जैसे कि आपने बताया कि लू से क्या हो सकता है, लू का निवारण क्या है, लू के पीछे का कारण क्या है, आपने ये सब बता दिया। लेकिन अभी हमारे जैसे कई लोग हैं, जैसे किसान भाई हैं, जिनको जाना मजबूरी कई बार पड़ जाती है दोपहर में, या फिर कई बार उनकी खेती को लेकर ऐसा काम होता है इसमें उनको दोपहर में ही जाना है, तो फुल कपड़े पहनने के अलावा क्या वो कुछ और कर सकते हैं, कुछ ऐसा जिसके कारण उन्हें लू ना लगे? हाँ, कर सकते हैं। जैसे डबल लेयर कपड़े पहन लें। जी। तो डबल लेयर में है कि अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, जिससे कि उतनी गर्मी शरीर के अंदर नहीं जा पाती जितना सिंगल लेयर से हो सकती है। दूसरा ये है कि जो गर्म हवाएं चलती हैं तो गर्म हवाएं अंदर घुस नहीं पाती, इसलिए शरीर को उतना ज़्यादा डिहाइड्रेट या ड्राई नहीं कर पाती जितना कि सिंगल लेयर के कपड़े। और साथ में एक छाता यूज कर सकते हैं जी। जो कि सीधे गर्मी को शरीर पे आने नहीं देता। जी। तो इस तरह की व्यवस्था अगर कर लें, और इसके अलावा भी जैसे जो बिंड चीटर टाइप के कपड़े हैं जी। जिसको बोला जाता है, जी। तो वो ब्लैक वाले तो थोड़ा उतने अच्छे नहीं, लेकिन अगर बिंड चीटर व्हाइट कलर का है जी सर। तो वो भी बड़ा हेल्पफुल होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आप अपनी तरफ से अगर हमारे बस्ती के लोगों को कोई जानकारी देना चाहें, कोई सूचना देना चाहें, या फिर अपनी तरफ से एक एहतियात बरतने को कहें, तो वो क्या होगा? इस समय तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो है वो हीट वेव से बचने का जी। है, और दूसरा हीट लाइक इलनेस, जी सर। इसको रिकॉग्नाइज करने का। तो इस समय जैसे एक दस्तक अभियान चल रहा है। जी सर। दस्तक अभियान में क्या है कि सरकार का एक प्रोग्राम है जो संचारी रोग को कंट्रोल करने के लिए है, जिसका एक पार्ट है दस्तक अभियान, जिसमें आशा बहनें सब घर घर जाती हैं, उनको दस्तक देती हैं और ये फ्लू के प्लस बुखार के लक्षण बताती हैं और साथ में ट्रीटमेंट भी बताती हैं। इस तरह से अगर किसी को भी हल्का भी बुखार, किसी को तेज बुखार आता है, क्योंकि ये AES-JE प्रेडोमिनेंट एरिया है, जी सर। जिसमें JE के लक्षण या AES के लक्षण अगर मिलते हैं तो इनको तुरंत सरकारी अस्पताल में पहुंचें, जिससे उनकी जांच हो सके। उस जांच से उस मरीज का भी इलाज होगा जिसको तकलीफ है, साथ में ये वातावरण में मतलब दूसरों को न फैलने पाए, इसका रिकॉग्निशन जल्दी हो जाएगा। तो जैसे अगर AES-JE का वायरस डिटेक्ट हो गया और ये पता चल गया कि एक इंडिविजुअल को उस एरिया में है, तो हम उस एरिया के सभी लोगों को वैक्सीनेट करके उनको बीमारी से फ्री कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एहतियात इस समय के लिए जो दिख रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया, और उससे भी ज़्यादा शुक्रिया कि आप आए और बस्ती की जनता यानी हमारे लोगों को बताया, और उनके प्रश्नों का जो उन्होंने पूछे थे हमसे, उनका आपने बड़े एक साधारण भाषा में जवाब दे दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको, धन्यवाद श्रोताओं को, आपने इतना बढ़िया सेशन अरेंज किया। सर एक आखिरी सवाल हमारे हित में कि सर आपको यहाँ आके कैसा लगा, हम लोगों से बातचीत करके कैसा लगा? आप लोग, हमको तो बड़ा अच्छा लगा कि किसी स्पेशलिस्ट की जानकारी पूरे ज़िले में, पूरे देश में इतने आवश्यक समय में सबको पहुंचाना, और इस उद्देश्य से जो कार्य करता है या जनहित के लिए जो कार्य करता है वो हमेशा प्रशंसनीय है और वो हमेशा ही लाभकारी है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, और सर हम आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द आएंगे और फिर कोई और टॉपिक होगा, फिर हमारी बातचीत होगी और फिर से हम लोग जानकारी देंगे अपनी जनता को। धन्यवाद। नमस्कार सर, धन्यवाद।